धुरंधर मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि धुरंधर मूवी हमारे जिस जवान की लाइफ से इंस्पायर थी, उनका नाम था मेजर मोहित शर्मा। आपको पता है मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्मी के कौन सी फोर्सेस में काम करते हैं? मैं बताती हूँ। वो काम करते थे स्पेशल फोर्सेस में, जहाँ पे पैरा एसएफ बोला जाता है उनको, जिसको बोलते हैं पैराशूट स्पेशल फोर्सेस। ये हमारी इंडियन आर्मी फोर्सेस की सबसे घातक फोर्सेस में से एक है, जहाँ पे उनके कमांडोज सीने पे बलिदान का बैज लगा के घूमते हैं कि उनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा के लिए है। आज हमारे ऐसे ही एक गेस्ट धर्मेंद्र सिंह हैं, जो एक्स पैरा एसएफ फोर्सेस में काम कर चुके हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, उनको क्या मोटिवेट करता था स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए, और उनकी लाइफ और उनकी जर्नी कैसी रही। उस टाइम ऐसा लगा था कि अभी आई थिंक ये ऑपरेशन तो कॉल्ड ऑफ तो हम कभी भी स्पेशल फोर्सेस में करते नहीं है, बट तब ऐसा लगा था कि वी कैन हिट बाय द एनिमी। व्हाट टास्क गिवन बाय द सुप्रीम कमांडर्स, क्या टास्क है, कैसे करेंगे और सक्सेसफुली कैसे विड्रॉल करेंगे, यही माइंडसेट रहता है। आफ्टर द ट्रेनिंग व्हेन यू कैन ऑपरेट विथ योर टीम, तो वो पहली फैमिली आपके लिए वही होती है। सो यू ऑलवेज ट्राई टू कोलैबोरेट विथ योर टीम इन दैट वे कि आप जितने बंदे बाहर गए हो, टीम लेके उतने ही बंदे सेफली वापस लेके आओ। ट्रेनिंग बेसिकली आपको एक बेंचमार्क तक पहुंचाती है, जहां पर से आप अपने डिसीजंस जो है वो रिमार्कफुली ले पाओ और सक्सीड ले पाओ। धर्मेंद्र सिंह जी, वी वेलकम यू टू बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट। वी आर वेरी मच ऑनर्ड आप आए हैं हमारे पॉडकास्ट के लिए। वी थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर दैट। Thank you very much to be here with the effort of you and your team. So I'm also very happy to see you on this platform, because you know that right now podcast की काफ़ी सारी सीरीज़ होती है, but I am truly honored that मुझे भी एक पॉडकास्ट करने को मिला, वो भी आपकी और आपकी टीम की मेहनत की बदौलत। वी विश टू हैव मोर एंड मोर पॉडकास्ट विथ यू सर, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के लिए शायद अगर हम इंडियन सिटीजन्स के दिल में जो आता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है। रिस्पेक्ट के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और इमोशंस हमारे दिल में होता है स्पेशल फोर्सेस के लिए। सो वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। आपने कंट्री को सर्व किया है, हमें सुरक्षित रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ स्पेशल फोर्सेस गाइज, इट इज़ बेसिकली our moral responsibility to protect the nation and the people of this great nation. Thank you sir. अब when we start this question sir, आप अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, कब आपने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया, आपने नॉर्मल मिलिट्री ज्वाइन की होगी, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया होगा, एंड उसके बाद आपके बहुत सारे ग्राउंड ऑपरेशंस रहे होंगे। सो आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बता पाएँ तो हमारे व्यूअर्स के लिए। Definitely. Initially, the thinking was started when I was in the 8th class. My role model is my mama. He was basically served with the 9th Battalion Rajputana Rifle, ex-Havaldar Sardev Singh Jala. बचपन से ही पुल टूवर्ड द यूनिफॉर्म्स वो ऑलवेज रहा है। बट जब मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन द 12th क्लास सभी दोस्त बोल रहे थे कि मैं आफ्टर 12th ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। तो फिर मैंने अपने आप से पूछा, 2 क्वेश्चंस पूछे कि क्या मैं हार्डशिप जो है उसको अर्न कर पाऊँगा, क्या मैं कंफर्टेबल लाइफ से बाहर लॉन्ग टाइम तक अनकंफर्टेबल लाइफ जी पाऊँगा। तो कुछ टाइम बाद अंदर से एक पॉजिटिव यस आया। देन आफ्टर प्रिपेयर फॉर द आर्मी, 3 साल रेगुलर आर्मी में किया, देन ऑप्ट फॉर दी पैरा एंड पैरा एसएफ, और 2005 से 2017 तक आई वॉज बी अ पार्ट ऑफ पैरा एंड पैरा एसएफ यूनिट्स। उसमें कई सारी यूनिटों में मैंने सर्व किया हुआ है, वैली में भी काफ़ी साल ऑपरेट किया हुआ है। तो एंटायर जर्नी जो रही वो बहुत ही प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल रही है।
ओके सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारी नॉर्मल मिलिट्री हो गई, सो एक हमारा होता है नॉर्मल इंडियन आर्मी, और एक होता है उसके ऊपर जो होते हैं वो पैरा एसएफ, जिसको पैराशूट स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है, जिसके आप Yes. पार्ट रहे, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझा पाए हमारे व्यूअर्स को। जनरली रेगुलर आर्मीज जो होती है वो कंडक्ट करती है एक सर्टन लेवल्स पे, और जहाँ पर थ्रेट और रिस्क फैक्टर्स बहुत बड़े होते हैं वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को टास्क दिया जाता है। स्पेशल टास्क होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, और you know the last resources of the national security is special forces always. ओके, स्पेशल फोर्सेस में आपको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है सर, अगर आप बता पाए कि नॉर्मल आर्मी ट्रेनिंग क्या होती है और जब स्पेशल फोर्सेस होती है, और क्या ये वॉलंटरी होता है नॉर्मल आर्मी से स्पेशल फोर्सेस में जाना? यस, जनरली पैरा एसएफ और पैराज में वॉलंटियर्स ही आते हैं, और ट्रेनिंग्स में डिफरेंस में दो चीज़ें, फिजिकल टफनेस काफ़ी आपको चाहिए, सेकंड थिंग आपकी मेंटल टफनेस और मेंटल एबिलिटी जो है वो उधर आपको दिखानी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनने लायक हूँ। तो रेगुलर ट्रेनिंग से कहीं ज़्यादा टफ रहती है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नॉर्मल थिंग्स है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्पीड मार्च होते। इवन द टफेस्ट टेरेन में आपके प्रोबेशंस चलते, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जब आप उसके सर्टन टेस्ट पास कर लेते हैं, देन यू बी अ पार्ट ऑफ पैरा और पैरा एसएफ। ओके, सो सर पैरा एसएफ में जैसे पैराशूट स्पेशल फोर्सेस जिसको बोला जाता है, दे ऑलवेज ऑपरेट थ्रू एयर? They always operate from the air during the certain wars. ओके, Even they operate from the water level, ground level. तो तीनों कैपेबिलिटीज है। ओके, सो सर पैरा एसएफ के अलावा और कौन सी स्पेशल फोर्सेस हमारी इंडियन बटालियंस में है? नेवी में है मार्कोस, एयरफोर्स में गरुड़ से, उनकी स्पेशलाइजेशन थोड़ी डिफरेंट है, और उनके जो वार वर्कआउट्स है वो भी डिफरेंट है। ओके, सो वॉर वर्कआउट्स में पैरा एसएफ्स ने कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको लोगों के बारे में पता है कि ये वॉर में पैरा एसएफ यूज़ हुआ था? आप अगर रेफरेंस दे पाए कौन से हमारे ऑपरेशंस में या हमारे जितने भी वॉर्स हुए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, उसमें पैरा एसएफ के कमांडोज गए हैं? जनरली आप देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जब श्रीलंका के अंदर एलटीटी वाला जो एक कोर्स ऑफ एक्शंस चल रहा था, उसमें पैरा स्पेशल फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इवन ऑपरेशन हाजीपीर है, ऑपरेशन कैक्टस लिली है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस है जहाँ पर पैरा एसएफ ने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से किया हुआ है। सर आप खुद कौन से ऑपरेशंस जो लोग जानते हैं शायद उनसे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं पैरा एसएफ में? जनरली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस 2010 से लेके 2015 तक आई वाज बी पार्ट ऑफ पैरा एसएफ। राइट, सर पैरा एसएफ क्या ग्राउंड और इंटरनल जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, जो डोमेस्टिक वॉर्स हो रही है, या फिर जैसे अभी मणिपुर का इश्यू है या ऐसे कोई इश्यूज जहाँ है, तो वहाँ पे भी पैरा एसएफ को लागू किया जाता है वहाँ पे, या हमारे जो नॉर्मल डोमेस्टिक फोर्सेस होती है वो काम करती है वहाँ पे? जनरली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो है वो पैरामिलिट्री करती है, और स्पेशल टास्क जो है वो स्पेशल फोर्सेस करती है। डिफरेंट उतना है। सो सर मैं अपना पर्सनल मेरा एक क्यूरियोसिटी कि क्या ताज अटैक में पैरा एसएफ ने काम किया था? You know that NSG is a key element and the Marcos are key element in that 2611 operations. तो NSG में भी जो बंदे जाते हैं वो पैरा और पैरा एसएफ से भी होते हैं, नॉर रेगुलर इन्फेंट्री से भी होते हैं। तो यस, इंटरनल सिक्योरिटी वो NSG का पार्ट रहता है। पैरा एसएफ भी ऑपरेट करी थी, कुछ टीम उनकी भी थी। ओके, मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि हम लोग बहुत ज़्यादा हमारी बॉर्डर के जो भी देश हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हुए बड़े हुए हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हम देखते हुए बड़ा हुआ है। बांग्लादेश के साथ हमने शायद इतनी वॉर्स नहीं लड़ी है, पर कॉन्फ्लिक्ट्स हमने हमेशा देखे हो। चाइना के साथ हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। तो
एक इंडिया पाकिस्तान का अगर इशू हम देखें तो वहाँ पे क्या आपको लगता है एज अ पार्ट ऑफ एक्स मिलिट्री ऑफिसर कि सच में वो इशू बहुत बड़ा है, या फिर शायद हमको दिखता है वो छोटा है और इससे भी बड़ा इशू इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रहा है ऑन द बॉर्डर्स? जनरली टेरर जो है उसका बर्थ आपको पता ही है कहाँ से हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली इश्यूज सिंगल नहीं है, इश्यूज बहुत सारे हैं। सिर्फ टेररिज्म जो है वो इश्यू नहीं है, बट काउंटर इन्फिल्ट्रेशंस बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी एंड से स्टार्ट होती है और ख़त्म हम लोग करते हैं। ओके। और अगर हम बात करें चाइना बॉर्डर की, तो वहाँ पे कितने कॉन्फ्लिक्ट्स रियल में है, या कितने कॉन्फ्लिक्ट्स है जो शायद सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडास के लिए बनाए गए हैं? जनरली इंडो चाइना बॉर्डर की आप बात करें तो 60 आफ्टर 60 जो भी एरिया डोमिनेंस या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो नॉन पॉलिटिकल हम बोल सकते हैं उसको, बिकॉज चाइना की आपको पता है कि उनकी मनोकांक्षा क्या है। उनको वो हिमालय रेंज वाला जो पोर्शन है उनको चाहिए ताकि एक टॉप पोजीशन पे वो बैठ पाए, और उधर से उनके जो जितने भी ट्रेड रूट्स है उनको वो सेफली कवर करे, और जो भी एक्टिविटी है एनिमी कंट्रीज़ के साथ में वो करते रहे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। सर जैसे हमने देखा हुआ है कि क्या वो सही में अपने एरिया को एक्सपांड कर रहे हैं? अब इनिशियली आप देख लीजिए 62 वॉर के बाद जितनी भी लैंड के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो रिजोल्यूट हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी लैंड ले ली और हमने फ्री में गिफ्ट कर दी। ओके। बट यस, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑक्यूपाई देयर ओल्ड पोस्ट, और कंटिन्यूसली आज की डेट में भी द इंडियन आर्मी इज कम्प्लीटली डिफेंडिंग देयर टेरिटरीज। ओके। सो सर जब हम दो कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर देखते हैं ना, तो देर इज़ अ एरिया कॉल्ड नो मैंस जोन, जहाँ पे शायद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती कि कोई ह्यूमन सर्वाइव कर पाए। तो वो जो नो मैंस जोन है, या जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे क्या मिलिट्री प्रेजेंट होती है? जनरली वो एरिया बफर एरिया होता है जहाँ पर दोनों तरफ की आर्मी हो चाहे कॉमन पीपल हो, वो उस एरिया को हम लोग ग्रे एरिया बोलते हैं। और ग्रे एरिया रखने से दो फायदे हैं, ना वो आगे बढ़ पाएंगे ना हम आगे बढ़ पाएंगे, और वो स्पेसिफिक एरिया की वजह से दोनों कंट्रियों का जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ है वो मेंटेन रहेगा। ओके। सो अगर नो ह्यूमन जोन वाला जो एरिया है, जहाँ पे वो बफर एरिया है, वहाँ पे अगर कोई इन्वेजन होता है या कोई एक्टिविटी होती है, सो वो क्या दोनों कंट्रीज़ वहाँ पे फायर कर सकती है, या दोनों कंट्रीज़ वहाँ पे एक्शन ले सकती है? जनरली चाइना के साथ में हमारा बैटल वाला पोर्शन जो है वो नहीं है। तो फ्लैग मीटिंग्स होती है, डिसाइड होता है क्या एक्टिविटी हुई है, क्या इन्वेंशन हुआ है, उस पर वर्कआउट करते हैं। चाइनीज़ पीएलए और इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स बैठते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि इस पे क्या एक्शंस होने चाहिए। सो अगर हम बॉर्डर पे तैनात जवान देखें, तो क्या इंडियन आर्मी के पास उनके पास कुछ अथॉरिटीज़ होती है कि अगर कोई सिचुएशन एस्केलेट हो रहा है तो कितनी अथॉरिटीज़ उनके पास होती है, या फिर मिनिस्ट्री के पास कितनी अथॉरिटीज़ होती है कि जब मिनिस्ट्री से ऑर्डर आए तभी हमको एक्शन लेना है? तो क्योंकि इन चीज़ों में जब अगर कोई किसी ने वॉर कर दिया है हम पे, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री से परमिशन लेने का टाइम भी नहीं बचता है शायद हमारे पास सर। तो उसमें आर्मी के पास कितनी हद तक का मैं जानना चाहती हूँ कि पावर्स होते हैं कि वो एक्शन ले पाए? जनरली जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका जो होता है उनको कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है। वैसे कंपनीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बटालियंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ब्रिगेड्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे वो एक्ट करता है। ओके सर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्ट वी डू अंडरस्टैंड, बट ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जहाँ पे कभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, फिर भी सामने से फायर हुए हो कोई बॉर्डर पे, जहाँ पे हमको जवाब देना ज़रूरी हो गया हो, या फिर फायरिंग चलती रहती है बॉर्डर्स पे? जनरली
ऑन द चाइनीज पार्ट ये कभी नहीं होता है, बट यस ऑन द पाकिस्तानी फ्रंट होता है। सीज फायर वायलेशन वो भी करते हैं, उनको डोमिनेट करने के लिए फिर जवाब हम भी देते हैं। तो टिट फॉर टेट वाला सिनेरियो है। ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इन व्हाट डिफ़िकल्टीज द पीपल आर सर्विंग ओवर देयर। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इंटेंस आपने जो इतना इंडियन आर्मी को सर्व किया है, उसके बाद आप जब नॉर्मल सिविक लाइफ में आए, वहाँ पे आपने एक ट्रेनिंग शेड्यूल चूज़ किया कि आपको इस डोमेस्टिक लाइफ में इस तरीके से काम करना है, तो आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा? बिकॉज एज इंडियन सिटीजन्स हमारा सबसे पहला इशू है दैट वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड कंपेयर टू अदर कंट्रीज पीपल। अगर हम देखने जाएं तो सो एक नॉर्मल सिटीज़न में डिसिप्लिन की इतनी कमी है सर, और आप इतने हाई डिसिप्लिन जोन से आए हो, तो आपको क्या डिफ़िकल्टी लगती है? डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, एक सिंपल सी सिखलाई है। कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट, बट प्रिपेयर फॉर बोथ। दैट्स वेरी वेल सेड। बट जब भी हम देखते हैं कि जेन जी है या नई जनरेशन जो है, उनमें बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस, दे एक्ट आउट ऑफ इमोशंस सो मच, और जहाँ पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी इंसान को मैच्योर बनाती है और उसके रिएक्शंस को कंट्रोल करती है, वहाँ पे आज एक बहुत ही इमोशनली वीक जनरेशन जो है वो हमें देखने मिल रही है सर। सो आपका उसके बारे में क्या विचार है? जनरेशन जी को जब मैं देखता हूँ तो दो चीज़ें जो मुझे लगी है बहुत मुश्किल वाली, वो है कि पहले उनको अपना पर्पस नहीं पता है कि उनको क्या करना है। दूसरा, मैं कौन हूँ उसको प्रूव करने के लिए वो एक्सटर्नल वैलिडेशन की ओर भागते। जनरली होता यह है कि इंटरनल केओस जब बढ़ता है तब आदमी एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ भागता है, और उसके लिए वो शॉर्टकट चूज़ करता है। और वही शॉर्टकट्स जो है वो कॉमन पीपल के लिए एक रेकनेसलेस टाइप की एक्टिविटी बन जाती है। चाहे उसमें आप रेसिंग ले लो, चाहे उसमें यू नो दैट आजकल यूथ जो है वो नशे बहुत सारे करते हैं। वो उसका रीज़न ही वही है कि दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ। तो वो आइडेंटिटी के चक्कर में वो कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो सर इतना आइडेंटिटी क्राइसिस आपके हिसाब से क्यों है अभी यूथ के अंदर? जनरली दो चीज़ें। एक अपने आप को प्रूव करने के लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। जो ट्रेंड है, जो लोग अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं वो अपनी मेहनत से बना रहे हैं, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन को अपनी आइडेंटिटी बनानी है वो उनको शॉर्टकट से बनानी है। उनको जल्दी ऊपर आना, एक टाइम फ्रेम के पहले उनको वो सब चीज़ें अचीव करनी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बट आपने अगर एक इवोल्यूशन देखा है कि जैसे 1970s के लोग थे, देन 1980s आया, फिर 2000 की अभी जनरेशन आई है, उसमें टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है अगर आपने देखा हो तो। सो अभी की जो जनरेशन है ना, उनको आप कुछ भी कन्फ्रंट करो तो दे फील सो मच ऑन देयर हार्ट, they act out of Yes. the emotions, they feel privileged। मैं बोलना चाहूँगी कि privilege word है कि वो अपने आप को बहुत privilege महसूस करते हैं। जबकि आप पास्ट जनरेशन 1970s बॉर्न देखिए, 1960s बॉर्न देखिए, तो शायद वो हार्ड वर्क में ज़्यादा बिलीव करते थे। सो इतना डिफरेंस क्यों है? जनरली हम बहुत प्रोलॉन्ग सिनेरियो देखे इस चीज़ का, तो आई थिंक 3 रिवोल्यूशन हुए। वन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आई थिंक मेरे या आपके ग्रैंडफादर के टाइम में हुआ था। देन आफ्टर डिजिटल रिवोल्यूशन आया जो शायद हमारी जनरेशन ने फेस किया है। थर्ड जो आया है अभी वो सोशल रिवोल्यूशन है। इनिशियल 2 रिवोल्यूशंस में रोटी कपड़ा मकान घर स्टडी ये प्राइमरी हमको मिलता था। आज की जनरेशन में स्पेशली सोशल रिवोल्यूशन में उनके पास हर वो चीज़ है जो आपने और शायद हमारी आगे वाली जनरेशन ने देखी नहीं थी। तो वो चीज़ें क्या लेवरेज बन गई है उनके लिए। उन्होंने टफ टाइम नहीं देखा, उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, कॉन्सिक्वेंसेस देखे नहीं है किसी चीज़ के, तो उनको लाइफ जो है ना बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना मक्खन जैसी लग रही है। जब तक वो ये चीज़ें फेस नहीं करेंगे तब तक उनको कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं लगेगा। उनके लिए लाइफ आज की डेट में यंगस्टर्स के लिए 2 ही चीज़ें, घूमो फिरो और मोबाइल घुमाओ। इनके लिए लाइफ यही है।
तो वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है आई थिंक। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर देखते हैं इन लोगों को, अगर ट्रेनिंग में भी जेनजीज आपके पास आते हैं सेल्फ डिफेंस की और सिक्योरिटी ट्रेनिंग्स के अंदर सर, तो आपको क्या लगता है कितनी हद तक वो लोग सेल्फ डिफेंस जानते हैं? प्रोबेबली मैं कहूँ तो आई थिंक 1% यूथ ऐसे नहीं होंगे जो अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर पाए, वो भी हमारे जैसी जनरेशन के सामने। जो प्रोफेशनल जनरेशन से उनके सामने नहीं बता रहा हूँ। तो वो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि जो आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, वो फैमिलीज को क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो सोसाइटी को क्या प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरा भी एक मकसद है कि वॉट एवर आई गेन इन माई लाइफ तो वो एंड पीपल तक पहुँचे। सो आई वॉज बीन इन द सेल्फ डिफेंस पार्ट ऑल्सो। तो फैक्ट वही है कि आपके पास ज्ञान है, आप बांट दो, हो सकता है 5 आदमी सीख जाए। ट्रू। देन वही 5 आदमी अपनी लाइफ को उस तरीके से ले जाए जहाँ पर उनको एक्चुअली होना चाहिए। पर अगर आप सेल्फ डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, ये न्यू जनरेशन को, जो मैंने भी आज फेस किया है, कि अगर आप उनको रेजिलियंस का बोलते हो, एक्चुअली उनको रेजिलियंस क्या होता है वही नहीं पता है उनको। दे हैव ऑलवेज दैट ऑडेसिटी कि वी डिजर्व दिस, एंड व्हेन वी आस्क देम द क्वेश्चन व्हाई, दे डोंट हैव आंसर। डू यू फील द सेम सिचुएशन कि ये लोग रेजिलियंस बहुत कम है, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हैं ये लोग? 2 चीज़ें आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि रेजिलियंस कब आती है, जब आदमी घिसता है। अब जेनजी ने अपना बैग तक नहीं उठाया है स्कूल जाने के लिए, तो आप ये मान के चल रहे हो कि उनके अंदर रेजिलियंस आएगा? वो रेजिलियंस पेरेंट्स को लाना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स आज की डेट में जो लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो उनके लिए डिजास्टर्स है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। अगर हम जेनजी की बात लें तो उनमें एक रोड रेज और आप देखेंगे रेसिंग या हाई स्पीड, इसका बहुत ज़्यादा जुनून रहता है। आपको क्यों लगता है कि जेनजी क्यों हाई स्पीड मूवमेंट की तरफ या फिर रेसिंग की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है? यस, जनरली हम जेनजी में जब भी देखते हैं कि रोड रेसिंग स्पेशली सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, उसका एक ही रीज़न है, अपने आप को एक लेवल पे आइडेंटिफाई करना। और सेकंड थिंग सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, वो रिस्क नहीं, वो हम उसको बोल सकते हैं कि अपने जीवन को एक जगह पे ऐसे जोखिम में डाल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी थिंग्स है। सो सर, क्या थ्रिल सीकिंग बिहेवियर आपको लगता है कि इसका मेजर फैक्टर है, कि उनको थ्रिल चाहिए लाइफ में, हर चीज़ में जेनजी को? जेनजी को थ्रिल भी चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन जैसे मैंने पहले बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड थिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके अंदर इंटरनल केओस बहुत ज़्यादा है, तो वो बोर्डम से बचने के लिए, वो इंटरनल केओस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही चीप और शॉर्टकट टाइप के जो एड्रेनलिन रेसेस होते हैं, वो एक्टिविटी करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अगर उनको स्ट्रक्चर वे में यही एक्टिविटी अगर वो करते हैं विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विथ सेफ्टी, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टिव रहेगा। और सोशल लाइफ और जो अदर विक्टिम्स है रोड रेज और रोड स्पीड की वजह से, जिन लोगों ने अपने जीवन में महत्व, अपने शरीर के अंग गंवाए हैं, किसी ने अपनी लाइफ गंवा दी है, तो ये सारे इंसिडेंट बहुत कम हो सकते हैं अगर वो एज अ रिस्पॉन्सिबल एड्रेनलिन रश एक्टिविटीज़ जो अगर करते हैं तो। जैसे इन सब चीज़ों को अगर हम साइकोलॉजिकली देखें कि इनमें जो
थ्रिलिंग को एक्सपीरियंस करने का जो एक चाह है उनके अंदर, या फिर रोड रेज वो निकालते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स कर रहे हैं जी। रोड्स पे, जहाँ पे उन्होंने देखा नहीं कि टू व्हीलर वाले या पेडेस्ट्रियन को भी उन्होंने कुचल दिया है, राइट। जी। तो इस पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस उन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इन सब चीज़ों में। Yes, social media is always basically giving them goosebumps. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सोशल मीडियाज में रील्स दिखाई जो जाती है, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं दिखाई जा रहे। जब आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे कि ये एक्टिविटी करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं या लाइफ लॉन्ग होते हैं, वो जब तक जेंजी समझेगी नहीं तब तक ये एक्टिविटी उनकी स्टार्ट ही रहेगी। या तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा सर्टन लेवल पे जाके, या उनकी पेरेंटिंग ऐसी करनी पड़ेगी जहाँ पर उनको ये पता लगे कि ये एक्टिविटी करने से मुझे और दूसरों को क्या क्या नुकसान हो सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, या फिर जान से भी जा सकते हैं। हम जैसे ऑफ कैमरा सर बात कर रहे थे, व्हेन वी टुक अ ब्रेक, आपने बोला कि नेपाल ऐसा कंट्री है जिन्होंने अपने जेंजी की एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन के जी। अंदर लाया है। बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाया है। जी। आप उसको थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे अगर कि आपको क्यों लगता है कि जेंजी ने नेपाल के अंदर इतना अच्छा काम किया, बांग्लादेश के अंदर उतना ही डिस्ट्रैक्शन किया, जी। और इंडियन जेंजी की सिचुएशन अभी क्या है उनके कंपैरिजन में? जी, जनरली हम अगर जेंजी को देखते हैं, नेपाल जेंजी आज आप देखिए जो रिवोल्यूशन उनकी जेंजी ने लाया है वो कमेंडेबल है। उनकी यूथ के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनर्जी, और वो कभी भी आउटलेट होनी ही होनी, आज नहीं तो कल। नेपाल ने क्या किया, वही एनर्जी को पॉजिटिव वे में आउटलेट किया और उसको सही दिशा में उसका यूटिलाइजेशन किया। जबकि बांग्लादेश ने क्या किया, वही यूथ की कलेक्टिव एनर्जी को वो नेगेटिव अप्रोच के ऊपर लेके गए, तो आपको पता ही है डिस्ट्रक्शन की ओर वो गए। जेंजी से एक मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, कलेक्टिव एनर्जीज जो है उनकी, वो उसको कभी भी आउटलेट करते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में करें, और कंट्रोल्ड वेल एग्जीक्यूट लेवल में करे। उनको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आज जेंजी जो रोड रेसिंग करती है, एक दो लोगों से मैं मिला भी हूँ, जो लोग ये स्टंट वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनसे मैंने एक बहुत छोटी सी चीज़ पूछी थी कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो मेरे रोल मॉडल है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप बाइक बहुत तेज़ चलाते हो, बहुत सारे कर्वेचर लेते हो। मैंने उनको एक चीज़ पूछी कि सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम मोटो एक्सपी का ड्राइवर कौन है। तो नहीं बता पाए। एक इटालियन ड्राइवर है वैलेंटिनो रूसो करके, अगर आप गूगल भी कर सकते हो। वो बंदा ऐसा है जिसने 89 प्लस रेसिस मोटो एक्सपी में जीती है, उसके 199 प्लस पोडियम्स है। अभी बाइक आप चला रहे हो, आपके रोल मॉडल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका कोई अचीवमेंट नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, ना ही उन्होंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी है, ना ही वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स है। अगर हम एक चीज़ करें कि नैरेटिव थोड़ा चेंज करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हम ये बताएं कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं आप उनको बाहर लाइए, आप खुद ट्रेंड होइए उन चीज़ों के लिए, थोड़ा सा मोटिव जो है वो चेंज कीजिए, तो उससे काफ़ी चेंज आएगा। और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया में आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनको आप एक फैक्ट लेवल तक लेके जाइए। आप बहुत ही सस्ता और हल्का जो नैरेटिव दे रहे हो, उसकी वजह से कितने लोगों को दिक्कत होती है वो उनको नहीं पता है। सर, अगर जेंजीज को ये समझना है, आपने जैसे बोला एक सस्ता और हल्का नैरेटिव है और एक मीनिंगफुल नैरेटिव है, वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाए इन दोनों में से? कंटेंट की आप बात करें तो कभी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट यूज़ करते हैं उसके सब्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं वो कभी भी नहीं देखते। आजकल जनरली हुआ क्या है कि लाइक और व्यूज़
ने रिस्क जो है उसको उन्होंने रिवार्ड बना रखा है। तो मेजर इम्पैक्ट वो है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क को रिवार्ड बना रहे हो, दैट इज गुड, बट आप अननोन रिस्क को जो है रिवार्ड बना रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि कौन से कंटेंट की क्या इम्पैक्ट इंडिविजुअल, सोसाइटी और सोशल पीपल, सोशल जो भी लोग रहेंगे उनके ऊपर क्या आएगी, वो देखनी पड़ेगी और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कंटेंट जो है वो पॉजिटिव वे में जाएंगे, कौन से नेगेटिव वे में जाएंगे। और एक दूसरा जो दूषण जेंजी में दिख रहा है वो है ड्रग्स कल्चर का, नशे करने की लत Definitely. का, वो भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। शायद उनका अल्कोहल कंजम्पशन कम है, बट अगर हम दूसरे नशे की बात, जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है, उनका जी। कंजम्पशन उनका बहुत ज़्यादा है। और ये पूरे इंडिया वाइड सिचुएशन सर बनी हुई है। तो आपका नैरेटिव क्या है और क्यों हो रहा है ये चीज़ अभी इंडिया के अंदर? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जनरली आज से आप 15 साल पहले देखिए कि इंटॉक्सिकेशन के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। आज की डेट में जब से ये इंटरनेशनल कुछ सस्ते नशे और महंगे नशे आए हैं, तब से मेगा सिटीज़ में स्पेशली कॉलेजेस और सर्टन इंस्टीट्यूशंस में जब एक ग्रुप बैठता है, शुरुआत वहाँ से वो लोग करते हैं। इंटॉक्सिकेशन का एक ही रीज़न है, वो अपने आप को इंटॉक्सिकेट होने के बाद में कंट्रोल्ड और सेफ मानते हैं। जब वो सुन्न हो जाते हैं तब वो अपने आप को कंट्रोल्ड और सेफ मानते हैं, आपको लगता है? जनरली होता यही है। एक्चुअली में क्या है, इंटॉक्सिकेशन के बाद में डिसीजंस जो है वो डिसीजंस हो मेजोरिटी वो पीछे की तरफ जाते हैं, डिले होते हैं, रिस्पॉन्सेस डिले होना शुरू होते हैं। तो उनको लगता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, बट वो ऑलवेज इल्यूजन होता है। जैसे बंदे ने इंटॉक्सिकेशन किया और बाइक चला रहा है, तो वो 120 पे बाइक जा रही है तो उसको लगेगा कि अभी 80 पे ही जा रही है। क्यों? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन की वजह से उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो स्लो हो रखी है। उसको लगता है कि कंट्रोल, गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास है। ऑब्वियस हो सकता है, बट एनवायरमेंटल का जो आजू बाजू का एनवायरमेंट है उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है, ना ही दूसरे का कंट्रोल है। तो इसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन जो स्टेजेस के अंदर एक्सीडेंट्स होते हैं उसका मेन रीज़न यही होता है। सर, आपने एक बहुत अच्छा ये नैरेटिव बताया कि शायद वो लोग इंटॉक्सिकेशन के बाद अपने आप को कंट्रोल में फील करते हैं, मतलब वो नॉर्मल सिचुएशन में अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो एक एंग्जाइटी का ही रूप हुआ शायद। तो क्या इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है अपनी रियल डे टू डे सिचुएशन को फेस करने के लिए? जनरली आप देखें तो जेन ज़ी जो है ऑलवेज एक चीज़ प्रेफर करती है कि मैं कौन हूँ। वो जो एलिमेंट है उसको आपको एक सही अप्रोच से और सही तरीके से लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज मैं कौन हूँ के चक्कर में आप इंटॉक्सिकेशन की तरफ जा रहे हो, आप रेकलेसनेस होके डिसीजंस ले रहे हो, बहुत सारा केओस चल रहा है, उसके बाहर उससे बाहर आने के लिए आप इस टाइप का बिहेवियर पैटर्न यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से कॉमन पीपल भी अफेक्टेड होते हैं। तो मेजर रीज़न यही है आई थिंक। और सर, अगर जेंजी की बात देखें ना, तो वो रिश्तों से बहुत दूर जा रहे हैं, अपने फैमिलीज से बहुत दूर जा रहे हैं। शायद वो फैमिली के बीच में फिजिकली तो रह रहे हैं, बट मेंटली वो लोग बहुत दूर जा रहे हैं, अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। शादियाँ टूट रही या फिर शादियाँ कर भी नहीं रहे वो लोग, बच्चे भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रहे, तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो लाइफ है ना उसको उन्होंने बहुत सर्कल कर लिया है। इसका क्या रीज़न है आपके हिसाब से? जनरली मैं आपको बताऊं कि लोनलीनेस जिसको हम बोलते हैं, लोग लोनली क्यों रहना पसंद करते हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। शायद इस वजह से कि वो लोगों के बीच अनसेफ फील करते हैं। नहीं, जनरली उसकी जब आइडियोलॉजी जो है वो उनकी सराउंडिंग्स में मैच नहीं होती तब वो क्या करते हैं, लोनलीनेस का सहारा लेते हैं। उसके बाद में उनकी जो सेल्फ टॉक होती है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है, वो ऑलवेज नेगेटिव होती है। देन आफ्टर वो डिस्कनेक्ट होते जाता है। पहले अपने फ्रेंड्स से डिस्कनेक्ट होता है, फिर अपनी फैमिली से होता है, फिर बच्चों से डिस्कनेक्ट होता है।
और वो सेल्फ टॉक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये सब इश्यूज जो क्रिएट हो रहे, आई थिंक प्रोबेबली यही रीज़न है। बट नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब वो खुद को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कहीं पे ऐसा है? कहीं पर ऐसा है कि वो अपने आप को या तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है या तो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही है, तब जाके ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होके एक्यूमुलेट होके एक स्टेज पे आती है, और हमको जब दिखता है वो चीज़ें जब बाहर आती है तब हमको ऐसा लगता है कि इसको क्या हो गया अचानक से। बट उसके पीछे अगर आप रीज़न देखो ना तो छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिसको रिजोल्व टाइम से किया जा सकता है, बट लोनलीनेस की वजह से ना उसको कोई सही एडवाइस दे पाता है, और जो देता भी है तो वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। रिजिडिटी आ जाती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आपके हिसाब से क्या है सर? क्योंकि पेरेंटिंग जैसी होती है ना, बच्चे ज़्यादातर वैसी मानसिकता के साथ बड़े होते हैं। आपको लग रहा है कि जेनजी के जो पेरेंट्स हैं शायद वो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं इनको रेज करने में? या डेफिनेटली आप देखिए इन जनरल होता क्या है कि हम उनको लग्जरी दे रहे, हम पेरेंटिंग की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हम नहीं दे पा रहे, वो है क्वालिटी टाइम। जब क्वालिटी टाइम बच्चों को नहीं मिलता है तो वो अपना एक डिफरेंट जोन बनाते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि इधर लाइफ क्रिएटर भी मैं ही हूँ और मेरे लाइफ के डिसीजन लेने वाला भी मैं ही हूँ। जैसे हमने बात करी कि जो 3 रिवॉल्यूशंस हुए हैं उसमें आखिरी रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा इश्यू है कि पेरेंट्स जो है वो अपने ही बच्चों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने इतनी लग्जरी दे रखी है, उतनी छूट दे रखी है। बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो इस जगह पे पहुंच गई है जहां पर शायद पेरेंट्स पहुंच ही नहीं पा रहे, बिकॉज ऑफ हद से ज़्यादा फ्रीडम देना, वो सबसे मेजर इम्पैक्ट कर रहा है उस पर। हद से ज़्यादा फ्रीडम को सर आप एलैबोरेट करेंगे, किस तरीके से पेरेंट्स ने हद से ज़्यादा फ्रीडम दिया है बच्चों को? जनरली मैं आपको बताऊं, आपने भी स्कूलिंग करी है, मैंने भी करी है। हमारे टाइम में टीचर इज ऑलवेज गॉड फॉर अस। गॉड, यस। हमको थप्पड़ भी मार देते थे, पीट भी देते थे। अब उसके सामने आज की स्कूलिंग और इंस्टीट्यूशंस की पढ़ाई देख लो, वो सुपरफिशियल हो गई है। उनको एसी क्लासरूम्स चाहिए, एसी बसेस चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट सामने क्या वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स लिविंग के अंदर आ रहे? वो नहीं आ रहे। पेरेंट्स का डर बच्चों के अंदर है नहीं 100% भी। और जहां पर बच्चा गलती करता है उधर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को सही ठहराने में अपना सब कुछ लगा रहे, सामने वाला गलत है, मेरा बच्चा गलत नहीं है। तो वो जब शेल्टर मिलता है तो बच्चा क्या होता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो पेरेंट जो है वो मेरे को कभी भी गलत साबित नहीं होने देंगे। तो विल पावर जो आती है ये सब करने की, वो उधर से ही शुरू होती है। आई अंडरस्टैंड सर। सो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे हमने अपने पेरेंट्स देखे हुए हैं, उन्होंने दे हैव थ्रोन अस आउट इन द स्ट्रगल्स कि भाई आप अपने हिसाब से स्ट्रगल करो, जिंदगी में अपना नाम बनाओ, वैसे पेरेंटहुड आपको और मुझे मिला हुआ है। बट अब अगर जेनजी की बात करें ना, तो उनको क्यों ऐसे पेरेंट्स मिले जो उनको सारी फैसिलिटीज़ देना चाहते? उन पेरेंट्स का माइंडसेट क्यों ऐसा डेवलप हुआ है कि उनको सारी फैसिलिटीज़ दे देनी अपने बच्चों को? वहाँ पे वो नहीं देख रहे कि मेरे बच्चों का विकास रुक रहा है, उनका एक पर्सनालिटी जो फैक्टर होना चाहिए वो रुक रहा है। सो वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, बस उनको फैसिलिटी देना अपने पेरेंटहुड का कंप्लीशन लग रहा है। वैसा क्यों? या जनरली इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आज की डेट में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और वो भी रेडी टू सर्व। सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। शायद हम स्टडी कर रहे थे, हमारे और आपके जो पेरेंट्स थे उसमें से मेजॉरिटी मदर्स हाउसवाइफ रहती थी। अर्बन एरियाज में आप आ जाइए, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, तो जो मदरहुड से बेसिक चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो बच्चे को मिल नहीं रही है।
अभी आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो हस्बैंड वाइफ है, किसी भी एमएनसी कंपनीज या अदर फार्मास्यूटिकल्स या कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कितना टाइम अपने बच्चों को दे पा रहे? स्टैंडर्ड वन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 ईयर 4 ईयर का होता है तब। वो सबसे मेजर इम्पैक्ट वो है कि जहाँ पर मदर जो है उसको जो पेरेंटिंग करवानी है वो उसकी जगह आज आया करा रही है। तो शायद पेरेंट्स वो गिल्ट में हैं कि हम अगर ये नहीं दे पाए तो शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे के हम अपना गिल्ट कम करें। आपको लग रहा है? जनरली अभी यही हो रहा है, मटीरियलिस्टिक चीजें दे के अपने आप को भी फुसला रहे हैं और बच्चों को भी फुसला रहे गिल्ट कम कर रहे हैं अपना। हैं। गिल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे को नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिले, वो एक मिथ है, रियलिटी नहीं है। आप किसी को भी पूछो कि भाई मैं जिस एनवायरनमेंट से आया हूँ वैसा एनवायरनमेंट मेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, तो वो स्ट्रगल कब करेंगे, अपने आप को डेवलप कब करेंगे? वो मिथ है, वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये लग्जरी दे रहे हैं कि आप ये लग्जरी जो है वो लो और आप अपने आप को बिल्ड करो। सर, इस इश्यू से बाहर निकल के इफ वी एड्रेस अनदर इश्यू ऑफ योर प्रोफेशन राइट नाउ, जहाँ पे Yes. आप कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में काम कर रहे हैं, Yes. फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सिक्योरिटीज में काम कर रहे हैं, आपने अदानी की पर्सनल सिक्योरिटी में भी काम जी। किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट थ्रेट्स क्या क्या है जहाँ पे उनको इतनी हाई लेवल जोन सिक्योरिटी चाहिए होती है? जनरली कॉरपोरेट थ्रेट्स में जितने भी बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स है उनकी जितने भी एसेट्स है, आई थिंक जो मेजर कॉन्ग्लोमरेट्स है वो कंट्री के लिए एक नेशनल एसेट्स है। ओके। लाइक हम पोर्ट्स गिनती कर रहे हैं, लाइक कोल प्लांट गिनती कर रहे हैं, अदर बिजनेसेस जो है रिन्यूएबल एनर्जी से, चाहे आपकी फॉसिल एनर्जी से, पावर प्लांट्स है, वो आज की डेट में हम उनको टेक्निकली देखें तो वो हमारे लिए नेशनल एसेट्स है। अगर नेशनल एसेट जिसके पास है उसके लिए कॉरपोरेट्स के अंदर बहुत सारे थ्रेट होते हैं, कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिटर, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनसाइडर थ्रेट्स भी होते हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको आपका जो रिस्क फ्रेम है उसको बनाना पड़ेगा और मिटिगेशन ऑप्शंस है उसके ऊपर आपको रखने पड़ेंगे। तो सर, ये थ्रेट उनको कैसे बॉडीज से हो रहा है? मतलब देयर आर लाइक दे आर लिविंग अमोंग द पीपल, राइट? पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ लाइक आवर ओन कंट्री। तो उनको जो थ्रेट करने वाले जो भी बॉडीज़ हैं वो कौन कौन से बॉडीज़ हैं? इंटरनल भी है, मेजॉरिटी कॉरपोरेट्स के अंदर जो कंपटीटर रहते हैं या डिस्टिंग्विश्ड एम्प्लॉय भी रहते हैं, कुछ अदर एंटिटीज़ भी होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे उनको compete कर रही है, ये भी और होता है। तो ये सर फिजिकल एलिमिनेशन थ्रेट्स होते हैं कि अगर क्या उनको जान से मारने की धमकियाँ मिलती है, या इस तरीके के थ्रेट्स होते हैं, या फिर उनके कोई प्रोजेक्ट को नुकसान करने वाले थ्रेट्स होते हैं, या उनके इंटरनल सर्कल को ख़त्म करने वाले थ्रेट्स होते हैं? किस तरीके के थ्रेट? इसमें आप फिजिकल थ्रेट भी काउंट कर सकते हो, और आजकल थोड़ा सा साइबर थ्रेट भी बढ़ गए हैं। ओके। तो वो भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल है बिजनेसेस के लिए और इंडिविजुअल के लिए। तब जॉइंटली ये कह सकते हो कि फिजिकल और डिजिटल दोनों टाइप के थ्रेट्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो लोग थ्रेट करते हैं कि आपके मेजर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, या फिर आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। तो इस टाइप के थ्रेट्स होते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट्स में। तो सर, अगर आप जब थ्रेट्स का कैलकुलेशन आप करते हैं, या फिर आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से पॉसिबल थ्रेट्स हो सकता है, उसके बेसिक अगर आप थोड़ा बहुत, मैं सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि आप डीप में नहीं जा सकते उन थ्रेट्स को करने के लिए, बट अगर आप ओवरऑल जितना भी बता पाए कि किस तरीके से आप देखते हैं कि हाँ यहाँ से थ्रेट हो सकता है, अगर एक पर्सनल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के तौर पे अगर आप तैनात है तो। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी साइट्स होती है या इंडिविजुअल होता है उनका हम लोग सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट करते हैं। उसकी पीपल पे क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट है और रेपुटेशन पे क्या इम्पैक्ट है।
तो ये 4 सेगमेंट हम लोग लेते हैं पॉइंट टेबल के ऊपर, और उसका स्कोरिंग बेसिस के ऊपर हम इंडिविजुअल या साइट्स का रिस्क असेसमेंट करके, और पोटेंशियल रिस्क और थ्रेट क्या क्या है, और एग्जिस्टिंग जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी क्या क्या है, वो फाइंड आउट करके उसका रिस्क जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में उसके मिटिगेशन प्लान करते हैं। सर मैं ये एक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अपने फैमिली से भी थ्रेट होते हैं? प्रोबेबली अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो होता है, नहीं है तो आई थिंक जो फैमिली बिजनेसेस फर्स्ट सेकंड जनरेशन के होते हैं उनके यहाँ कभी भी डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रुप्स है और जो फैमिली ओन बिजनेसेस है, दे आर वेल मैच्योर्ड। उनको पता है कि वो जब तक साथ है तब तक कोई इश्यूज नहीं है। इंटरनल छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो है वो बियर भी होते हैं और उनका मिटिगेशंस भी होता है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अगर सोचें कि जैसे हमारे कंट्रीज़ के टॉप बिजनेसमैन हैं, अदानी एंड अंबानी और टाटा बिरला भी अगर आप उसमें काउंट होते हैं जी। अगर किसी तरीके से ये टॉप बिजनेसमैन का अगर कहीं पे भी उनका एलिमिनेशन हाइपोथेटिकली हम सोच रहे होता है तो उससे देश पे क्या असर पड़ता है? जनरली जो इकोनॉमिकल ड्रिवन हो रही है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक कॉमन पीपल के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जो बिजनेसेस रन हो रहे हैं जिस हिसाब से और ड्रेस्टिकली एक्सपेंशंस हो रहे हैं, वो ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो इम्पैक्ट उसका आएगा, कॉमन पीपल तक पहुंचता है, बिकॉज यू नो दैट बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, कई लोग काम कर रहे हैं, ट्रेड्स हो रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग एंगेज है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, डायरेक्ट इनडायरेक्टली एज अ वेंडर और एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ओवरऑल इकोनॉमिकल तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। I understand, sir. It was a very insightful session. It was 1 hour. Next 30 minutes also went like this. And I still have many questions, but unfortunately we have to end this session. And I want to end this session and conclude this session with the rapid fire. Definitely. आपने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के जवाब दिए हैं, तो अभी आप थोड़ा सा बिना सोचे समझे मेरे रैपिड फायर का आंसर दीजिए। For sure. राइट, सो हम जान पाए कि आपकी फीलिंग क्या है उन क्वेश्चंस के बारे में। राइट, सो मेरा पहला सवाल है आपसे, रिस्क लेना कैलकुलेटेड या इम्पल्सिव? कैलकुलेटेड ऑलवेज। स्पीड का रियल किक कंट्रोल में या क्योस में? कंट्रोल। वायरल मूवमेंट या लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस? लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, लाइन कहाँ क्रॉस होती है? जहाँ पर जजमेंट एरर होता है उधर ही। वेरी वेल सेड। रियल पावर किस में है सर, ब्रेक या एक्सीलेटर? ऑलवेज ब्रेक। फियर सिग्नल है या वीकनेस? ऑलवेज सिग्नल। सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग। यस। सोशल मीडिया मिरर है या प्रेशर कुकर है? ऑलवेज प्रेशर कुकर, यू नो दैट। कोई मीनिंग नहीं है उनका? कोई मीनिंग नहीं है। आउटपुट जो है उसके नैरेटिव्स जो है जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक प्रेशर कुकर है। हेलमेट हैबिट या लास्ट मिनट डिसीजन? ऑलवेज हैबिट। एड्रेनल ड्राइव करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? दोनों करता है, आप किस दिशा में उसको लेके जा रहे हो। वो ड्राइव भी कर सकता है और डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सर अगर आप एक लाइन में बता पाए कि सेफ ड्राइविंग बोरिंग है या स्मार्ट? ऑलवेज स्मार्ट। इज ऑलवेज स्मार्ट टू ड्राइव सेफ। Yes, definitely. Thank you so much, धर्मेंद्र जी. This was my 1 hour with you, and जैसे हमने डिसाइड किया कि हम दूसरा सेशन भी आपके साथ करेंगे. For sure. I would like to address my audiences. अगर आपको धर्मेंद्र सिंह जी के साथ ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये एक्स पैरा SF फोर्स के एक जवान हैं हमारे साथ जो अभी प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. इनके साथ हम दूसरा पॉडकास्ट करने वाले हैं जल्दी ही, जहाँ पे इंडियन आर्मी और रशियन आर्मी के जॉइंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं. आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी और
रशियन आर्मी जॉइंट ऑपरेशंस के अंदर अभी काम करना उन्होंने शुरू किया है, जो अभी न्यूज़ में आ रहा है, जो पहले बहुत सालों से हो रहा है। तो उनकी चैलेंजेस क्या है, इंडियन आर्मी कहाँ स्टैंड कर रही है रशियन आर्मी के सामने, रशियन आर्मी की स्ट्रेंथ्स क्या है, इंडियन आर्मी की वीकनेसेस क्या, हम सब कुछ हमारे दूसरे पॉडकास्ट में इनसे जानेंगे। बट तब तक आप इस पॉडकास्ट को इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, आप बताइए आपको और कौन से क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं, मिलिट्री के बारे में, फोर्सेस के बारे में, क्या आपके सवाल है वो प्लीज़ इस पॉडकास्ट के नीचे आप कमेंट्स में बताएं। हम दूसरा सेशन लेके आई प्रॉमिस बहुत जल्दी आएंगे इनके साथ। थैंक यू सो मच।